वेलकम दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मैथ्स एंटरटेन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम कर रहे थे क्लास 10th की मैथमेटिक्स और हमने 4.1 और 4.2 पिछले वीडियो में कर ली थी और अभी हम 4.3 करने वाले हैं। और 4.1 और 4.1 अभी तक आपने नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप है जो 4.1 और 4.2 को समझ लीजिएगा और उस वीडियो को भी देख लीजिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। चलते हैं आज की सेशन में। तो पहला जो आज का जो अपना है टॉपिक्स वो है पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण का मूल ज्ञात करना। अगर उनका अस्तित्व है तो उनके मूल ज्ञात करने हैं पूर्ण वर्ग विधि से। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि होती क्या है। तो चलिए देखते हैं पूर्ण वर्ग विधि। तो दोस्तों, पूर्ण वर्ग विधि से किसी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए अपने को कुछ स्टेप याद रखने हैं और वो स्टेप आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। और उन स्टेप के माध्यम से आप बहुत आसानी से है जो किसी समीकरण के पूर्ण वर्ग विधि से है जो मूल ज्ञात कर सकते हो। अपना आज पहला टॉपिक क्या रहेगा? पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करना। पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करना। तो सबसे पहला स्टेप अपने को क्या रखना है? कोई अपने को द्विघात समीकरण दी हुई होगी तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप दोस्तों, ये व्यापक रूप होता है ना, ये होता है ax² + bx + c इक्वल 0। इक्वल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जहाँ a का मान 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर a का मान 0 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण रहेगी नहीं। तो ये इसका व्यापक रूप होता है। द्विघात समीकरण इस रूप में होती है। ए बी सी है जो एक नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 3 4 होते हैं, जबकि ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, बी सी का मान 0 हो सकता है। चलिए कुछ स्टेप है जो हम समझते हैं और एक अपना पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन पहला क्या है? क्वेश्चन पहला है कि 2x² - 7x + 3 इक्वल 0। इसमें हमने पहले देखा है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। 2x² ax² + bx + c इक्वल 0 होता है। यहाँ पर a का मान 2 है, b का मान -7 है और c का मान 3 है। तो हम इस व्यापक रूप से तुलना करते हैं द्विघात समीकरण के। द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना। व्यापक रूप होता है ax² + bx + c इक्वल 0। आपको इस एक क्वेश्चन के माध्यम से वो स्टेप भी याद हो जाएंगे और पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करने भी याद हो जाएंगे। और जो स्टेप है मैं उसकी आपको फ़ोटो अभी दिखा दूंगा, वो भी आप जो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ताकि अगर आप स्टेप वाइज करो तो और भी आसान कर सकते हो। और बाकी इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप बहुत आसानी से समझ जाओगे भी। तो देखते हैं ए का मान, इससे तुलना करने पर ए का मान कितना प्राप्त हो रहा है? हमें ए का मान प्राप्त हो रहा है 2, बी का मान कितना -8 और सी का मान कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। सी का मान 3 आ रहा है। तो देखते हैं कि सबसे पहले अपने मूलों का अस्तित्व कैसे। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर मूलों का अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात कीजिए। अगर उनका अस्तित्व है तो सबसे पहले मूलों का अस्तित्व की जांच करना। इसके लिए आपको क्या करना है? b² - 4ac
बी स्क्वेयर माइनस 4ac रखना है। बी स्क्वेयर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा आता है, यानी 0 से बड़ा इसका मान होता है, तब मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। अगर इसका मान बी स्क्वेयर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आता है, यानी माइनस आता है, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। देखते हैं बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी का मान कितना है, -7, -7 का स्क्वेयर -4, ए का मान आया 2, सी का मान आया 3, बराबर कितना आ गया, -7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, फिर -4 2 8, 8 3 24, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ गया 25, जो कि 0 से क्या है, बड़ा है। तब क्या होगा, देन मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, क्योंकि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है वो 0 से क्या है, बड़ा है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि। सबसे पहले तो हमको मूलों का अस्तित्व की जांच करनी है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। अगर नहीं है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से छोटा आता है तो उसका मूलों का अस्तित्व होगा नहीं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आता है तो मूलों का अस्तित्व होगा। ये जैसे 25 है और 0 से बड़ा है। तो पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट क्या है कि एक्स के गुणांक को इकाई करना, एक्स स्क्वायर के गुणांक को इकाई करना, एक्स स्क्वायर के गुणांक को इकाई करना। पहला स्टेप अपना रहेगा एक्स स्क्वायर के गुणांक को इकाई करना। एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, एक्स का गुणांक -7 है, अचर पद है वो सी है, वो 3 है, कांस्टेंट है वो सी है। और स्टेप 2 क्या कहता है, अचर पद को दाईं पक्ष में लेना, अचर पद को दाएं पक्ष में लेना। स्टेप थर्ड क्या कहता है, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ना, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ना। स्टेप 4 क्या होता है, स्टेप 4 ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, अभी लिखने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, बाकी आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। देखते रहिए आप। बाएं पक्ष में a प्लस बी की होल स्क्वायर या a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, ये होगा स्टेप 4 में। स्टेप 5 क्या कहेगा, कि वर्ग हटाकर दाएं पक्ष का वर्गमूल लेते हैं, दाएं पक्ष का वर्गमूल लेते हैं और प्लस माइनस को लेकर मूल ज्ञात करते हैं। यह है, और इसका अभी आप है जो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ये देखिए, ये स्टेप है और इसकी फ़ोटो आपको मेरे टेलीग्राम जो चैनल है उस पर मिल जाएगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाकर भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी फ़ोटो आपको वहीं मिल जाएगी। और जो भी
स्क्रीनशॉट है वो आप यहाँ ले लीजिएगा। चलते हैं आगे और करते हैं क्वेश्चन इन स्टेप के माध्यम से। ये स्टेप इन क्वेश्चन को करने में बहुत मदद करेंगे। तो चलिए करते हैं आगे का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन नंबर 1 इन स्टेप के माध्यम से। चलिए तो चलिए करते हैं पूर्ण वर्ग विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व। 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0, ये अपना क्वेश्चन है। पहले हमने देख लिया मूलों का अस्तित्व होगा b² माइनस 4ac इक्वल 0, तो उसका मान b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आया, 25 आया, जो हमने देख लिया पिछले पेज तक। और तो मूलों का अस्तित्व होगा। फिर हमने पूर्ण वर्ग विधि के स्टेप जाने। अब हम इस क्वेश्चन को उन्हीं स्टेप्स के माध्यम से, उन स्टेप के उपयोग से हम इनको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला स्टेप क्या कहता है कि x² के गुणांक को इकाई करना। तो चलिए करते हैं x² के गुणांक को इकाई। इसको इकाई करने के लिए क्या करना है, 2 का सभी में क्या करना है, भाग देना है। तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, x² का गुणांक है जो इकाई हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, और अपना स्टेप फर्स्ट है जो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं x² माइनस 7/2 प्लस 3/2 इक्वल 0/2 करेंगे तो 0 आएगा। अपना पहला स्टेप हो गया x² के गुणांक को इकाई करना। इधर हम लिख लेते हैं स्टेप फर्स्ट, x² के गुणांक को इकाई करना, गुणांक को इकाई करना। फिर नेक्स्ट क्या कहता है, तो ये कर लिया। फिर दूसरा स्टेप है अचर पद को दाएं पक्ष में लेना। अचर पद को दाएं पक्ष में लेना, राइट हैंड RHS की तरफ ले जाओ। x² माइनस 7/2x, ये है अपना अचर पद, तो इसको इस तरफ ले जाना है, -3/2, ये हो गया -3/2। अचर पद को दाईं तरफ ले गया, ये अपना स्टेप 2 काम आ गया। अचर पद दाईं ओर, अचर पद दाईं ओर, ये स्टेप 2 आ गया। अब स्टेप थर्ड क्या कहते हैं, x के गुणांक के आधे का, x का गुणांक ये, इसका आधा का वर्ग दोनों तरफ जोड़ना। तो देखते हैं, करते हैं x² माइनस 7/2x, इसके गुणांक का आधा, तो 7/2 का आधा क्या हो जाएगा, 7/4, आधे का वर्ग, इसका वर्ग क्या करना है, दोनों तरफ जोड़ना है। इधर भी जोड़ दिया और इधर भी जोड़ना है, तो 7/4 का होल स्क्वायर। ये अपना क्या हो गया, स्टेप हो गया थर्ड स्टेप क्या कहता है, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ना। तो स्टेप थर्ड, स्टेप वाइज चल रहे हैं। अभी स्टेप फर्स्ट कह रहा था x के गुणांक को इकाई करना, फिर 2 से भाग दिया और इकाई कर दिया। स्टेप 2 कहता है कि अचर पद को दाईं ओर ले जाओ, तो हमने अचर पद को दाईं ओर ले गए। फिर स्टेप थर्ड कहता है कि x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ना, तो हमने किया और स्टेप थर्ड अपना कंप्लीट हो गया। अब स्टेप फोर्थ क्या कहते हैं, स्टेप 4 कहता है कि बाएं पक्ष में a+b² या a-b² का a-b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो इधर देख लीजिए, a² + b² -2ab, a-b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। या तो इस तरफ स्टेप 4 कहता है कि या तो a+b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा या बनेगा a-b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इधर a-b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, तो इसमें a हो जाएगा x और b हो जाएगा -7/4 का होल स्क्वायर। ये हो गया इस तरफ, और दूसरी तरफ क्या हो गया, -3/2 प्लस 49/16। 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16। फिर आगे क्या करना है, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, इसको सोल्व किया तो कितना आ गया, ये आ गया 16 और ये आ गया 8, 8 × 24 माइनस प्लस 49। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा
16 लघुत्तम 16 आ गया, फिर 2 8 8 3 24 माइनस के 24 प्लस 49 x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर ये क्या आ गया 25/16। 24 49 में से 24 गया 25 आ गया। फिर इस तरफ करते हैं इसको, और इसका x माइनस 7/4 इसका अगर हम वर्ग स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा अंडर रूट 25/16। तो x माइनस 7/4 इक्वल क्या आ गया 5/4। फिर x माइनस 7/4 बराबर 5/4। तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 5/4 माइनस 7/4 प्लस के। एक बार हम प्लस लेते हैं, प्लस लेने पर क्या हो जाएगा x बराबर प्लस लेते 5/4 और 7/4 को जब हम जोड़ेंगे तो 5 प्लस 7/4 इक्वल आ जाएगा 12/4 और आ जाएगा 3। तो एक मान आया x का 3। फिर माइनस लेने पर क्या होगा x बराबर माइनस 5/4 प्लस 7/4 यही तो होगा। और इसको जब हम करेंगे तो माइनस 5 प्लस 7/4 और ये हो जाएगा 1/2। तो x के मान आ गए 2, यानी मूल हो गए, अतः मूल 3 और 1/2 आंसर ये हो गया। एक बार फिर इस क्वेश्चन को हम दोबारा समझते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को मूलों का अस्तित्व देखना है। मूलों का अस्तित्व देखने के लिए अपने को क्या करना है b² माइनस 4ac इक्वल, इसका मान अगर 0 से बड़ा आता है तो मूलों का अस्तित्व होगा, अन्यथा नहीं होगा। कैसे, b का मान इसमें 7 है, हम द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से इसकी तुलना करेंगे तो इसका b का मान -7 आएगा, a का मान 2 आएगा और c का मान आएगा 3। तो अगर इसमें इनका मान रखते हैं तो 0 से बड़ा आता है 25 आता है, और फिर आगे जो अस्तित्व होगा तो फिर हम उनका पूर्ण वर्ग विधि से इसको सॉल्व करेंगे, जो हमने स्टेप वाइज किए हैं। सबसे पहले x² के गुणा को इकाई करना है, उसके बाद अचर पद को दाईं ओर ले जाना है। फिर स्टेप थर्ड कहता है कि x के गुणा के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ना है, और फिर जो बाईं तरफ है, जो लेफ्ट हैंड साइड है, उसकी तरफ है जो x माइनस 7/4 यानी a माइनस बी की होल स्क्वायर या a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, तो वो यहाँ पर बना। उसके बाद हमने इसको सोल्व किया, इसको सोल्व करने के बाद प्लस और माइनस 2 चिन्ह लिए हमने, यानी स्टेप लास्ट जो स्टेप था यही था कि प्लस और माइनस दोनों लेकर जो अलग अलग मूल ज्ञात कीजिए, यानी प्लस और माइनस बाहर लगा लीजिए और इसको इस तरफ लेकर ये हमने सोल्व किया, और जो मूल आए हमारे 3 और 1/2। तो ये क्वेश्चन तो हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना ज़रूर। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल 0, ये अपने को समीकरण दी हुई है। हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें द्विघात समीकरण का ये विशेष तौर से याद रखना, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप में पता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो इससे इसकी तुलना करते हैं, इस समीकरण से इस समीकरण की तुलना करते हैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना करते हैं तो a का मान आता है 4, b का मान आता है 4√3 और c का मान आता है 3। c का मान आ गया 3। तो अब 20 मूलों का अस्तित्व हमें ज्ञात करने के लिए
मैंने आपको पहले बताया मूलों का अस्तित्व होगा इफ मूलों का अस्तित्व होगा यदि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा हो। तब क्या होगा कि b² - 4ac इक्वल b² का मान क्या हो जाएगा 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4√3 का b² कर दिया 4√3 था इसका मान b² माइनस 4 ए का मान 4 सूत्र वाला 4 ए वाला और सी का मान 3 फिर 4 का 16 और √3 का 3 माइनस 4 चौके 16 दिया 48 16 दिया 48 और 48 क्या हो गए 0। तो एक बात मैं आपको बताना भूल गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे कि b² का मान b² - 4ac का मान अगर या तो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो तो क्या होगा मूलों का अस्तित्व होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मैं बताना भूल गया था। तो b² - 4ac का मान या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए, देन मूलों का अस्तित्व होगा। ये मान 0 आया, b² - 4ac का मान 0 आया, तो यहाँ पर भी है जो मूलों का अस्तित्व होगा। बात ये है कि b² - 4ac का मान है जो माइनस में नहीं होना चाहिए, 0 हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, 0 1 2 3 4 पॉजिटिव कितने भी चले जाए, 0 भी हो तो भी चलेगा, लेकिन माइनस में नहीं होना चाहिए, तब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अगर प्लस में है तो मूलों का अस्तित्व होगा। और तो ये क्या 0 हमें क्या बता रहा है, क्या संकेत दे रहा है कि मूलों का अस्तित्व होगा। तो सबसे पहले अब क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पूर्ण वर्ग विधि तो हमें इक्वेशन दी हुई थी 4x² + 4√3x + 3 = 0। पूर्ण वर्ग विधि से हमें स्टेप वाइज है जो सोल्व करना है, बहुत आसान है। इस स्टेप वाइज अगर हम क्वेश्चन को करते हैं तो बहुत आसानी से हमें क्वेश्चन हो जाते हैं। सबसे पहले x² के गुणा को इकाई करना, ये अपना स्टेप फर्स्ट होता है। स्टेप फर्स्ट क्या कहता है, x² के गुणा को इकाई करना। x² के गुणा को इकाई करने के लिए x² के गुणांक में जो भी संख्या है उसमें उसका सारों का भाग दे दीजिए। हमें बोथ साइड मल्टीपल बाय 4, दोनों तरफ 4 से गुणा करना है, तो 4 से डिवाइडेड करना है, भाग देना है, दोनों तरफ 4 से भाग देना है। 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस √3x + 3/4 = 0। 3/4 इक्वल क्या आ गया 0। स्टेप 2 क्या कहते हैं, स्टेप 2 कहता है कि अचर पद को दाएं पक्ष में ले जाए। अब अपना जो क्या था x² प्लस √3x + 3/4 = 0 था। तो स्टेप 2 क्या कहता है, x² प्लस √3x बराबर -3/4। ये था अपना स्टेप 2। हमने अचर पद को दाईं ओर ले गए, स्टेप 2 में अचर पद को दाईं ओर ले जाना होता है। फिर स्टेप 3 क्या कहता है कि x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ना है, x के गुणांक के आधे का वर्ग। स्टेप 3 x² प्लस √3x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर -3/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ये स्टेप 3 था। स्टेप 3 था x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ना। और
चौथा जो स्टेप है अपना वो क्या कहता है, स्टेप फोर्थ होता है कि बाएं पक्ष में ए प्लस बी की होल स्क्वायर या ए माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ क्या बन रहा है, ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। कैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देख लीजिए, एक्स प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर -3/4 प्लस 3/4। √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये तो 0 हो जाएगा। फिर x प्लस √3/2 की होल स्क्वायर का मान इक्वल 0 हो जाएगा। फिर और अगर इसके स्क्वायर हटेंगे तो ये x प्लस √3/2 इक्वल 0, और जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस √3/2 बराबर 0 हो जाएगा। और x, फिर स्टेप अपना 5 क्या कहता है कि वर्ग हटाकर दोनों तरफ है जो वर्गमूल लेते हैं और प्लस माइनस चिन्ह लेकर जो हम मूल ज्ञात करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा √3/2, ये 3/2 था, सॉरी यहाँ से कट करते हैं इसको, x प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा -√3/2 बार। तो इसमें x का मान क्या हो जाएगा, दो मूल आ जाएंगे, -3/2 और -3/2, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ माइनस आ ही गया तो हमें माइनस प्लस लेने की ज़रूरत है नहीं। इसके दो मूल होंगे, -√3/2 और -√3/2। तो ये अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें दूसरा और चौथा क्वेश्चन है जो आसान है वो आप कर लेना, इसमें माइनस प्लस थोड़ा सा है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रश्न नंबर 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए द्विघाती सूत्र द्वारा। तो हम पहला देख लेते हैं द्विघाती। हमने अभी सीखा पूर्ण वर्ग विधि से, पिछले वीडियो 4.1 में हमने सीखा गुणनखंड विधि से, और अब ये जो तीसरा टाइप है वो है द्विघाती सूत्र। तो 2x² -7x + 3 = 0 दिया हुआ है। इसका हम ये द्विघात समीकरण है और इसका व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप ax² + bx + c = 0। फिर इसकी तुलना करनी है, इस समीकरण की और व्यापक समीकरण की तुलना करेंगे तो a का मान कितना आएगा, a का मान आएगा 2, b का मान आएगा -7, c का मान आएगा 3 और c का मान आएगा 3। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, अब हमें द्विघाती एक सूत्र होता है द्विघाती, उससे ही सारे क्वेश्चंस जो सोल्व हो जाएंगे। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र आप है जो ये याद कर लेना, x का मान होता है ज्ञात करने के लिए होता है मूल -b + √b² - 4ac/2a। इसको हम या बोल सकते हैं श्रीधर आचार्य सूत्र, श्रीधर आचार्य सूत्र। इसको द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं, श्रीधर आचार्य भी बोलते हैं, और ये है जो अपना मूल ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो इस सूत्र में है जो हम ये जो सारे मान पट करते हैं, -b का मान -7 है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और सीधा आ जाएगा 7। फिर प्लस और माइनस b² -7 का स्क्वायर हो जाएगा -7 का स्क्वायर प्लस -4a2c 3/2a, 2a का मान 2 बराबर हो गया 7 ± 49 - 24/4। क्या था 7 ± √49 - 24/4, ये था x का मान। तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 ± √25
बट्टा 4। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 प्लस माइनस 5 बट्टा 4। एक बार हम प्लस लेते हैं, प्लस लेने पर क्या हो रहा है 7 प्लस 5 बट्टा 4 और 12 बट्टे 4, तो ये आ गया 3। एक्स का मान कितना आया 3। फिर माइनस लेते हैं, माइनस लेने पर 7 माइनस 5 बट्टे 4, 7 में से 5 की 2 बट्टे 4, तो मान आया 1 बट्टा 2। एक्स बराबर 1 बट्टा 2। तो एक्स के कितने मूल हो गए द्विघाती सूत्र से? मूल एक्स बराबर 3 और 1 बट्टा 2। ये था अपना फाइनल क्वेश्चन आंसर। तो द्विघाती सूत्र, गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग विधि तीनों से आंसर सेम आएंगे, बस थोड़ी सी टाइप है जो वो अलग है। द्विघाती सूत्र बड़ा आसान है, इसे हम अगर कोई भी हमको कठिन लग रहा है तो इस सूत्र से हैं जो हम मूल ज्ञात कर उसकी जांच कर सकते हैं कि अपना जो पिछली दो विधि थोड़ी कठिन है लेकिन बहुत आसान है, वो भी स्टेप वाइज अगर पूर्ण वर्ग विधि करें तो वो भी बहुत आसान है उसकी स्टेप वाइज, और गुणनखंड विधि सबसे आसान है, बाकी सबसे उससे भी आसान द्विघाती सूत्र की सहायता से हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि से अब दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएगा, तो वो भी आप करना। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। इसमें टोटल 11 क्वेश्चन हैं, तो वो आज हम करेंगे। देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन, उन 3 क्वेश्चन को छोड़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं। वो 3 क्वेश्चन आप इस सूत्र से ज़रूर करना। द्विघाती सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। ये है द्विघाती सूत्र -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ये द्विघाती सूत्र है, इसको सीरीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। इस सूत्र की सहायता से है जो आप दूसरा क्वेश्चन जो प्रश्न है उसमें पहले सारे तीनों पॉइंट्स आप करना, वो आसानी से हो जाएंगे। अब तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। जो अपना तीसरा क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरणों के पहला क्वेश्चन क्या है, x - 1/x बराबर 3, और हमें एक शर्त दी हुई है कि x का मान नॉट इक्वल 0, यानी इसमें x का मान 0 नहीं है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसमें हमें कोई तो टाइप नहीं दिया, हमें विशेष कहा नहीं गया है कि आप इस विधि से द्विघाती सूत्र से ज्ञात कीजिए या पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात कीजिए, गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। इसमें हमें सीधा मूल ज्ञात करना है। हम तीनों में से किसी टाइप को चुनकर जो हमें आसान लगे उसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि जो इसको सोल्व करते हैं, इस जो हमें ये इक्वेशन दी हुई इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है, हमें दोनों तरफ x का गुणा करते हैं, या इसमें x को लघुत्तम लेके x का और फिर हम इसको सोल्व करते हैं तो भी हो जाएगा, लेकिन इसमें हम x का दोनों तरफ गुणा करते हैं उससे और आसान हो जाएगा। तो x का दोनों तरफ गुणा करेंगे, x² - 1 बराबर 3x। यही होगा क्योंकि x का x के साथ गुणा करेंगे x² हो जाएगा, 1/x में x का गुणा करेंगे तो x से x कट जाएगा, फिर 1 आएगा, और 3 के साथ x का गुणा करेंगे तो 3x आ जाएगा। उसके बाद तो ये समीकरण होगी x² - 3x - 1 = 0। अब इसको हम चाहे तो गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं अगर होता है तो, अगर नहीं होता है तो हमें, अगर कोई हमें ऐसा जोड़ा नहीं मिल रहा है तो हमें द्विघाती सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलो द्विघाती सूत्र से इसको करते हैं। अभी हम सीख के आए हैं और वो आपको और आपका जो रिपीट है वो भी हो जाएगा। तो जो हमें व्यापक रूप है उससे हम तुलना करेंगे, ax² + bx + c = 0। इस तुलना करने पर हमें a का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 1
बी का मान कितना प्राप्त हो रहा है -3 और सी का मान कितना प्राप्त हो रहा है -1। 1 -3 और -1। फिर ये हमको मान आ गए। हम हमें श्रीधराचार्य सूत्र या इसको बोल सकते हैं द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र क्या है? x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर -4ac/2a। x बराबर -b, यहाँ देखते हैं -3 है और -b सूत्र में भी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 3 मान प्लस और माइनस बी स्क्वेयर -3 का स्क्वेयर -4, ए का मान है 1 और सी का मान है -1, फिर 2, ए का मान है 1। जो था वो हमने रख दिया। अब करते हैं इसको काटा छांटी। 3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 माइनस 4 1 4 और ये प्लस का 4 हो जाएगा। क्यों? माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 4 का 4 हो जाएगा। फिर 2, 3 प्लस माइनस 9 और 4 कितने हो गए? √13 और बट्टे में आ गए 2। तो मूल कितने हो गए? अगर हम प्लस चिन्ह लेते हैं, प्लस लेने पर x का मान क्या हो गया? 3 प्लस √13/2 और माइनस लेने पर x का मान क्या हो गया? 3 माइनस √13/2। तो ये थे दो मूल जो हमने इस इक्वेशन के निकाल लिए, जो हमें समीकरण दी हुई थी द्विघाती सूत्र से। और इसको आप है जो पूर्ण वर्ग विधि से रफ कॉपी में आप करके देख लेना, यही मूल आएंगे। और मैं तो कहता हूँ ज़रूर ट्राई करना इसको। और ये था द्विघाती सूत्र की सहायता से। तो अगला क्वेश्चन है जो दूसरा जो पॉइंट है वो भी करते हैं। वो क्या है? 1/x + 4। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। तो दोस्तों ये था हमें किताब में क्वेश्चन दिया था 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। x बराबर -4 और 7 जो मैंने लिख लिया यहाँ पर। यहाँ पर हमें x का मान -4 और 7 नहीं है। ये मान हमें क्वेश्चन पहले कह रहा है कि x का मान अगर आप -4 और 7 नहीं है तो हमें क्या करना है? इसको सोल्व करना है। तो इसको करते हैं हम, लघुत्तम लेते हैं। तो आएगा x + 4 और आएगा x - 7 और इसको सोल्व करते हैं। तो x + 4 से x + 4 के x - 7 माइनस x + 4 इक्वल आएगा 11/30। तो x - 7 माइनस x + 4 बट्टा x स्क्वायर -7x + 4x - 28। चलो मैंने इसको सीधा लिख दिया, बट आपको वो से करना है तो x का x - 7 के साथ x - 7 के साथ फिर +4 का x - 7 के साथ जब करोगे तो ये आएगा। तो करते हैं इसको। ये कट गया, ऊपर आ गया -3 बट्टा x स्क्वायर -3x - 28 इक्वल आ गया 11/30। फिर इसको करते हैं तिरछा गुणा और करते हैं तो इसको करेंगे तो ये आएगा तिरछा गुणा करने पर, तिरछा गुणा इसका इसके साथ, इसका इसके साथ करेंगे तो आएगा x स्क्वायर -3x - 28 का करेंगे 11 के साथ और 30 का करेंगे -3 के साथ। जब हम इसका करेंगे तो ये आएगा चलो इसको x स्क्वायर -3x - 28 गुणा में रखते हैं एक बार और इसको करते हैं माइनस का आ गया ये 90, ये आ गया 90। एक बार सॉरी दोस्तों, ये था जो यहाँ पर मैंने कर दिया गड़बड़, यहाँ था माइनस, ये यहाँ माइनस होगा तो यहाँ आएगा 11 और तो ये कट करते हैं एक बार।
फिर तिरछा गुणा हम करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और इसको 11 से गुणा करेंगे। और इधर था 30 गुणा माइनस के 11, ये माइनस तो ऊपर था तो -4 और -7 था, 4 था -7 था। सो मैंने गलत कर दिया था वहाँ पर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल 30 माइनस 11/11। फिर 11 से 11 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और ये था माइनस का 30 इधर रह जाएगा। तब 30 को इस तरफ लाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इक्वल 0। माइनस 30 इधर था, इधर लाई प्लस का हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0। अब इसको आप जो गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो, द्विघाती सूत्र की सहायता से कर सकते हो, और इसको आप पूर्ण वर्ग विधि से भी कर सकते हो। तो हम इसको करते हैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से ये हो जाएगा, तो करते हैं इसको। तो गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 2x स्क्वायर इस तरफ लिख लीजिए, गुणा 2x स्क्वायर जोड़ या घटाव कितना आना चाहिए, माइनस का 3x आना चाहिए। तो ऐसा कोई हमें जोड़ा ढूंढना पड़ेगा ताकि इसको जोड़े या घटाए तो आना चाहिए माइनस का 3x, जब गुणा करे तो आना चाहिए 2x स्क्वायर। तो ऐसा जोड़ा हमारे पास है एक 2x माइनस 2 एकम 2 माइनस के 2x माइनस का x जोड़ेंगे तो माइनस का 3x और जब इसको गुणा करेंगे तो आएगा प्लस का 2x स्क्वायर। तो वो मान यहाँ पर माइनस 3x की जगह रखना है, ये अपने को रखना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल 0। और इसको हम इसमें x कॉमन लेते हैं और x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल 0। तो ये अपने पास मूल आ गए x माइनस 2 इक्वल 0 और x माइनस 1 इक्वल 0। तो x बराबर 2 और x बराबर 1, ये मूल आ गए 2 और 1। ये था अपना फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप है जो इन क्वेश्चनों को द्विघाती सूत्र, गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग विधि तीनों से ज्ञात कर सकते हो। ये अपना था इस तरह से मूल ज्ञात करना। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन चौथा क्या कहता है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो अपने को वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको बताया जो हमें ज्ञात करना होता है उसको हम मान लेते हैं। तो माना रहमान की वर्तमान आयु क्या है, x ईयर्स है, x वर्ष है। 3 वर्ष पहले रहमान की आयु कितनी तो होगी, यानी वर्तमान x है तो 3 साल पहले, 3 वर्ष पूर्व रहमान की एज क्या होगी, आयु क्या होगी, x माइनस 3 वर्ष। और अब से 5 साल बाद क्या होगी, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु क्या होगी, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 5 वर्ष। यानी अभी x वर्ष है, 3 साल पहले उसकी x में से 3 साल घट गई और अभी 5 साल बाद तो x में 5 जुड़ जाएंगे तो x प्लस 5 साल। तो अब फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 साल पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 साल बाद के आयु का व्युत्क्रम का योग, इन दोनों का योग क्या आ रहा है, 1/3 है। यानी 1/x माइनस 3 और 1/x प्लस 5 दोनों का योग क्या आ रहा है, व्युत्क्रम का योग, यानी व्युत्क्रम उसका उल्टे का योग क्या आ रहा है, 1/3 आ रहा है।
ये हमें क्वेश्चन कह रहा है, हमें बस वो भाषा लिख दी उसने और हमें ये बनाना था, जो हमने बना लिया कि रहमान की वर्तमान आयु x साल है। मान लिया हमने 3 साल पहले उसकी आयु x माइनस 3 साल होगी, 5 साल बाद उसकी आयु x प्लस 5 साल होगी। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साल पहले उसकी आयु का व्युत्क्रम 1/x माइनस 3 और 5 साल बाद उसकी आयु का व्युत्क्रम 1/x प्लस 5, दोनों का योग जो उसका मान आएगा वो 1/3 है। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब ये बन गई एक समीकरण और इसको बनाना है भी द्विघात समीकरण। तो क्या करते हैं, जो हमने किया था तीसरा क्वेश्चन उसका सेकंड पॉइंट वही सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ बन रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका लघुत्तम x माइनस 3 और x प्लस 5, यहाँ माइनस है, x माइनस 3 और x प्लस 5 ये आ गया लघुत्तम। फिर यहाँ x प्लस 5 और ये आ जाएगा प्लस x माइनस 3 बराबर 1/3। फिर क्या हो जाएगा, x ऊपर क्या जोड़ x प्लस 5 प्लस x प्लस 3 x माइनस 3 x माइनस 3 बट्टा x का x प्लस 5 के साथ और माइनस 3 का x प्लस 5 के साथ, और ये मान आएगा 1/3 बराबर है इसके। तो ऊपर कितना हो गया x और x 2x, 5 में से 3 गए, कितने रह गए माइनस के 2 बट्टा x का x के साथ हो जाएगा x स्क्वायर 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल क्या हो जाएगा 1/3। उसके बाद अपने को नीचे थोड़ा सा और सोल्व करते हैं इसको। 2x माइनस 2 बट्टा एक्स स्क्वायर 5 माइनस 3 कितने हो गए प्लस 2x माइनस 15 इक्वल हो गए 1/3 के। उसके बाद हम करते हैं अब तिरछा गुणा, जो हम करते हैं इस तरफ तिरछा गुणा हम करेंगे तो 3 का गुणा करेंगे 2x माइनस 2 के साथ और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 का गुणा हो जाएगा 1 के साथ, तो यही आएगा। फिर 3 का 2 के साथ करेंगे तो 6x माइनस 6 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। ये था अभी तक का सवाल जो हम कर रहे हैं। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, तो और इसको इस तरफ लाएंगे तो यह माइनस 6x प्लस 6 इक्वल क्या हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर और 2 में से 6 माइनस के 4x, 15 में से 6 माइनस के 9x, 9 आ गया और फिर 0। अब इसको हम करते हैं, एक द्विघात समीकरण बन गई और इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। ये इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 21, ये माइनस इधर प्लस का था इधर आया माइनस का हो गया, ये हो जाएगा माइनस का 21। यहाँ पर थोड़ी थी, यहाँ प्लस का आएगा फिर प्लस प्लस और यहाँ भी आएगा आपका प्लस, तो प्लस करके इस तरफ कर लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल 0। अब हम इसको करते हैं गुणनखंड विधि से कर लेते हैं या करते हैं द्विघाती सूत्र की सहायता से। तो चलिए इसको हम गुणनखंड विधि से करते हैं। गुणनखंड विधि से करते हैं तो इसका क्या आएगा 7 दिए 21 गुणा क्या आ रहा है माइनस के 21 एक्स स्क्वायर जोड़ या घटाओ क्या आ रहा है माइनस के 4x। फिर तो ये हो जाएगा माइनस के 7x और प्लस के 3x। अब इसको करके देख लीजिए, ये आएगा माइनस के 4x आएगा और गुणा करने पर माइनस के 21 एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल 0। एक्स कॉमन आया x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन आया x माइनस 7 इक्वल 0। तो इसमें x प्लस 3 इक्वल 0 और x माइनस 7 इक्वल 0। तो x का मान आ गया, एक तो माइनस 3 और एक आ गया 7। तो आप कभी कह सकते हो कि आपकी उम्र है जो -3 साल है,
यानी ये क्या हो जाएगी, असंभव घटना हो जाएगी। और जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ये। तब रहमान की वर्तमान आयु है वो है 7 वर्ष। ये अपना हो जाएगा फाइनल आंसर। तो क्या करना था, सबसे पहले अपने को रहमान की आयु, वर्तमान आयु अपने को x मान लेनी थी। 3 साल पहले रहमान की आयु x-3 होगी, 5 साल बाद उसकी आयु x+5 होगी। दोनों की आयु का दोनों की 3 साल पहले और 5 साल बाद दोनों की आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 आएगा। फिर हमने इसको इस तरफ सोल्व किया इस तरह से, और उसके बाद हमने सोल्व करते एक द्विघात समीकरण बनाई। द्विघात समीकरण को हमने गुणनखंड विधि से सोल्व किया, और सोल्व करने के बाद हमें x के 2 मान प्राप्त हुए। एक मान था -3 और दूसरा था 7 प्लस का। तो हमने -3 इसलिए छोड़ा क्योंकि उम्र कभी -3 माइनस में नहीं हो सकती, जो कि असंभव हो जाएगा। और 7 जो कि एक सही और सटीक है, तो रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष हो जाएगी, जो कि अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हो तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो हमें दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करने हैं। सबसे पहले कि उसने 2 टेस्ट दिए, उसमें दोनों के अंकों का, अंग्रेजी और गणित के प्राप्त किए अंकों का योग कितना आ रहा है, 30। तो हम एक मान लेते हैं कि उसने शेफाली के मैथ में अंक माना, शेफाली के गणित में प्राप्त अंक x है, और शेफाली की अंग्रेजी में प्राप्त अंक अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हैं। तो दोनों में x और दोनों का अगर ज्ञात करें तो आएगा 30। तो इसके मैथ में अंक x है, तो दूसरे विषय में क्या हो जाएगा, 30 - x, यानी दोनों का योग अगर 30 है, यानी आप अंग्रेजी और गणित दोनों को मिलाकर आपने 30 अंक प्राप्त किए हैं, और उसमें से आपने x नंबर गणित में प्राप्त किए हैं, तो अंग्रेजी में आपने 30 - x, यानी जो 30 में से गणित के नंबर अगर हम घटाएंगे तो बाकी के अंग्रेजी वाले बचेंगे। तो अंग्रेजी में इसने प्राप्त अंक कितने किए, 30 - x। 30 में से मैथ वाले हटाएंगे तो अंग्रेजी वाले आ जाएंगे। तो ये था अंग्रेजी में उसके प्राप्त किए अंक। अब दूसरी शर्त क्या कह रहा है कि यदि उसके मैथ में 2 अंक अधिक होता और अंग्रेजी में 3 अंक कम होता तो उसका जो गुणनफल होता वो 210 होता। यानी यदि जो क्वेश्चन कह रहा है, यदि मैथ में 2 अंक कम और 2 अंक कम और इंग्लिश में 3 अंक अधिक, मैं क्वेश्चन थोड़ा पढ़ रहा हूँ। 2 अंक अधिक और इंग्लिश में 3 अंक कम होने पर गुणनफल 210 होता। तो कब कम होगी, इसका 2 अंक कब कम होगी, जब गणित में उसने x अंक प्राप्त किए तो उसमें 2 अंक अधिक कब होंगे, जब x + 2 होगा तो इसके 2 अंक अधिक हो जाएंगे। और इंग्लिश में 3 अंक कम कब होंगे, तो 3 अंक होंगे 30 में से 3 अंक, ये था इसका इंग्लिश का, उसमें से 3 कम हो गए, दोनों का गुणनफल होगा वो होगा 210। तो ये तो 2x + 2 और ये हो जाएगा 27 - x, और ये दोनों का गुणनफल हो जाएगा 210। उसके बाद अगर हम
इसको करते हैं सोल्व। तो ये हो जाएगा x का गुणा 27 माइनस एक्स के साथ प्लस 2 का गुणा x माइनस 27 माइनस एक्स के साथ और दोनों का गुणनफल 210। ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 54 माइनस 2x इक्वल 210। तो क्या हो जाएगा 25x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 54 इक्वल 210। इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 25x और 210 ये माइनस 54 इक्वल 0। इसको इस तरफ लेकर जा रहे हैं हम, 210 की तरफ इसको लेकर जा रहे हैं, यानी हमको एक्स स्क्वेयर था पॉजिटिव चाहिए तो उसको इस तरफ लेकर गए और तो एक्स स्क्वेयर माइनस 25x 210 में से 54 गए तो कितने बचे प्लस के 156 इक्वल 0। और उसके बाद अपने को ऐसे दो गुणनखंड विधि से हम इसको सोल्व करेंगे तो ऐसे दो हमें जोड़े चाहिए, इसको गुणा करें तो 156 आना चाहिए और जोड़े घटाए तो 25 आना चाहिए। तो आपको ऐसे दो जोड़े क्या मिलेंगे 13 12 25 हो रहे हैं 13 12 12 दिए 12 और 13 का जो है फिक्स बैठ रहा है। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 12x माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इक्वल 0। तो इसमें x माइनस 13 x कॉमन लिया और x माइनस 13 माइनस 12 कॉमन लिया और x माइनस 13 इक्वल 0। तो इसमें क्या हो गया x बराबर 13 और x बराबर 12। ये तो अब नॉर्मल सा है क्योंकि x माइनस 13 को 0 के बराबर रखा और x माइनस 12 को 0 के बराबर रखा तो x बराबर 13 और 12 में दो मान प्राप्त हो गए। जब अब उसमें कुछ केस लगेंगे, क्या केस लगेंगे उसमें कुछ केस लगेंगे। केस फर्स्ट क्या कहता है, यदि मैथ में अंक यानी हमने x माना था, यानी x के बराबर हम मैथ के अंक x के बराबर हम रखते हैं 13 तो हमें क्या मान प्राप्त होता है। इंग्लिश में अंक क्या होंगे तो इंग्लिश में अंक क्या होंगे 30 माइनस 13। तो क्या हो जाएगा 30 माइनस एक्स था तो 30x का मान हमने अभी फिलहाल केस फर्स्ट में हमने x का मान 13 रखा है। यदि उसके मैथ में 13 अंक प्राप्त होते हैं तो इंग्लिश में अंक उसके 17 प्राप्त होंगे क्योंकि दोनों का योग आना चाहिए आपके 30। और केस टू क्या कहता है, केस टू क्या कहता है, केस टू कहता है कि अगर यदि मैथ में प्राप्तांक x बराबर 12 हो तो इंग्लिश में अंक क्या प्राप्त होंगे उसके 30 माइनस 12 ये हो जाएंगे 18। तो ये थे दो केस जो अगर 12 13 मान रखोगे तो 17 और 13 आएंगे, यदि 12 रखोगे तो 12 और 18 आएंगे। तो यही था अपना फाइनल क्वेश्चन जो यहाँ भी समाप्त हो रहा है और उसको आगे करो तो यहाँ फाइनल क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसी तरह से हमने 5वां क्वेश्चन कर लिया। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आयताकार खेत का विकिरण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। एक आयताकार खेत का विकिरण उसकी छोटी भुजा से, एक आयताकार खेत है, हम आयताकार खेत बनाते हैं इस तरह से एक आयताकार खेत है। तो सबसे पहले क्या कहता है कि एक आयताकार खेत का विकिरण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो हमें यहाँ पर मानना क्या पड़ेगा, क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यानी उसकी छोटी भुजा माना छोटी भुजा, ये क्वेश्चन नंबर छठा है।
माना छोटी भुजा क्या है इसकी, x है, तो उसका विकर्ण क्या होगा विकर्ण, तो विकर्ण क्या होगा, x प्लस 60 मीटर। ये मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, बड़ी भुजा छोटी भुजा से क्या हो, 30 मीटर अधिक हो, ये 30 मीटर अधिक हो, तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। अब हमें छोटी भुजा इसमें रख लेते हैं। छोटी भुजा क्या है, ये, तो इसका मान है x मीटर। विकिरण का मान है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक, x प्लस 60 मीटर, और जो हमें बड़ी भुजा दी हुई है उसका मान है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक। अब हमें इस तरह का एक आयताकार खेत दिया हुआ है और उसमें हमें क्वेश्चन जो कह रहा है वो हमने सारा कुछ रख दिया है। अब हमें खेत की जो भुजाएं हैं वो ज्ञात करनी है। हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, इतना इलाका अगर हम देखते हैं इस क्षेत्र को, तो ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और ये हमें एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है जिसकी ये भुजा क्या है, x है, जिसको हम लंब लेते हैं, और ये भुजा जिसको हम आधार लेते हैं वो भी हमें पता है, और ये कर्ण जो हम कर्ण लेते हैं वो भी हमें पता है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, जो हमने पिछले 2.3 में सीख ली थी और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने 2.3 का वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर उन वीडियो को भी देख लेना। 2.3 जो आपने प्रश्नावली है वो भी सोल्व की हुई है, 2.1, 2.2, 2.3 तीनों आपकी जो प्रश्नावली थी वो सोल्व की हुई है मेरी। तो अभी पाइथागोरस में क्या होती है समकोण त्रिभुज में, तो देखते हैं। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर इक्वल आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होती है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय। और कर्ण क्या दिया हमें यहाँ पर, x प्लस 60 का स्क्वायर, आधार क्या है x प्लस 30 प्लस लंब क्या है x स्क्वायर। ये जो मान था हमने यहाँ पर रख दिया है। अब हमें इनको a प्लस बी की होल स्क्वायर से इनको खोलना है। तो देखते हैं, एक a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x प्लस x स्क्वायर। तो ये था, इसको खोला, x स्क्वायर प्लस 3600, 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 2ab 60 गुणा 2 x 120x बराबर x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 900 प्लस 60x प्लस x स्क्वायर। तो इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट जाएगा और इधर क्या बच गया, 3600 प्लस 120x बराबर 900 प्लस 60x प्लस x स्क्वायर। तो ये इसको इस तरफ ले जाएंगे, x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस 3600 माइनस 120x माइनस हो गया ये 120x, x स्क्वायर प्लस माइनस 60x और 3600 में से 900 गई, आ गया माइनस के 2700 इक्वल 0। ये इक्वल आ गया 0। अब हमें ये एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसको सोल्व हम द्विघात सूत्र से, गुणनखंड विधि से या पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात कर सकते हैं। इसको फिलहाल हम गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए अपने को जोड़ा ढूंढना है। तो ऐसा जोड़ा ढूंढिए जो गुणा करने पर तो आना चाहिए 2700 माइनस के, और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए माइनस के 60x। तो ऐसा जोड़ा हमारे पास है
तो माइनस के 90x प्लस के 30x अगर हम ये करते हैं तो हमारे पास होता है माइनस के 27 से गुणा करने पर एक्स स्क्वायर और जोड़ने घटाने पर आता है माइनस के 60x। तो ये अपना फिक्स जोड़ा है एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस का 2700 इक्वल 0। इसमें x कॉमन लिया x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन लिया x माइनस 90 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 30 और x बराबर 90। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात ध्यान रखने योग्य है, क्या है कि हमने छोटी भुजा मानी थी x मीटर, हमने छोटी भुजा क्या मानी थी x मीटर, और यहाँ पर x के दो मान प्राप्त हो गए हमें। ये मान हो गया x का माइनस 30 और एक मान हो गया x का 90। तो क्या कभी आपने ये देखा है कि एक किसी मैदान की लंबाई माइनस 30 मीटर थी तो ये क्या हो जाएगा, नहीं देखी, तो ये क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा, क्योंकि लेंथ कभी है जो माइनस में नहीं होती। तो ये हो जाएगा असंभव, और जो छोटी भुजा थी वो अपनी आ जाएगी 90। अतः छोटी भुजा क्या हो जाएगी 90। बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, इससे 30 अधिक, तो 90 प्लस 30 120 मीटर। मीटर लगाना बहुत ज़रूरी है, लंबाई की इकाई लिखना बहुत ज़रूरी है, ये ज़्यादा मायने रखती है। और विकर्ण क्या हो जाएगा, छोटी भुजा से 60 अधिक, तो क्या हो जाएगा 150 मीटर। तो ये था अपना फाइनल क्वेश्चन आंसर जो हमने किया। और अभी 6 क्वेश्चन हमारे